हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप सभी ने पीकी 365 का पार्ट 1 देख लिया होगा। और आज हम पार्ट 2 में बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्लीट कर देंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिनके फीचर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आज जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ दी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम की अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ के लिए है? वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए है। ठीक है, अब हम ये स्कीम्स वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उनका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो नहीं समझते हैं, तो हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि उनकी वर्डिंग्स क्या कहना चाहते हैं। तो हमें वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को जो है वो कंजर्व करना है। इसके लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो है वो लाई गई है। अब इसके अंदर इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ जो है वो आई है? इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई है कि हमने घड़ियाल और स्लॉथ बियर, दो स्पीशीज़ को स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंदर कंजर्व करने के लिए प्रपोज जो है वो किया है कि हमें इन दोनों को भी जो है वो कंजर्व करना चाहिए। तो ये रिकमेंड किया गया है कि इन दोनों को इंक्लूड किया जाए स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। और ये स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम हमारा इसी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम का पार्ट है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि सेंटर जो है वो कुछ पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगा। किसको? स्केक को। तो स्केक को ये पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर स्केक जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर सके। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है उनको भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस स्केक के द्वारा, सेंटर के द्वारा स्केक को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम पढ़ा था उसके अंदर जो करंटली स्पीशीज़ हैं वो 22 स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर हम दो और ऐड करने की रिकमेंडेशन जो है वो दे रहे हैं। 22 स्पीशीज़ में वही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आएंगी लाइक द स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लॉयन, ग्रे किंगन बस्टर्ड, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, और ऐसी ही कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो कि काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस के अंदर जो है वो रहती है। अब इस पर्टिकुलर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का काम है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी हैबिटेट का, उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम इसी स्कीम के अंदर जो है वो लेके आए हैं। अब हम स्लॉथ बियर के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर हमें डालना है। तो इसके कुछ फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये फ़ीचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले भी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, तो पहले तो इसके जो बॉडी फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि इनके लॉन्ग क्लॉज होते हैं ये, और इसके अलावा जो टीथ हैं वो कुछ अनयूजुअल टाइप के हैं जिनके बेसिस पे उनका नाम पड़ा है दैट इज़ दी स्लॉथ बियर। उसके अलावा अगर हम देखें जो इनके ये हैंड्स हैं, क्लॉज हैं, इनके थ्रू ही ये टर्माइट्स और एंट्स को जो है वो खाते हैं फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, ट्री के ऊपर से खुरच खुरच के ये उस टर्माइट और एंट को जो है वो खाते हैं। तो इन्हीं पूरी पिक्चर के थ्रू हम इनके फीचर्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्लॉथ बियर है ये हाइबरनेट जो है वो नहीं करते हैं। हाइबरनेट का मतलब है कि उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको वो स्लो डाउन कर लेते हैं। नॉर्मली बियर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं विंटर के टाइम पे, लेकिन ये वाले जो स्लॉथ बियर है ये ऐसा नहीं करते हैं। इसके अलावा अदर फीचर्स अगर हम देखें तो ये सॉलिटरी रहते हैं, यानी कि अकेला रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा नॉकटर्नल है, यानी कि ये रात में एक्टिव रहते हैं। एगाइल है, यानी कि ये काफ़ी एक्टिव जो है वो रहते हैं मूवमेंट के अंदर। उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये सबसे एग्रेसिव एनिमल्स में से एक है। अब इनको देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया में तो पाए जाते ही हैं, उसके अलावा ये नेपाल और श्रीलंका, इन सभी के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। इनका स्केड्यूल 1 का स्टेटस है और वल्नरेबल स्टेटस के अंदर है ये IUCN के अंदर। पॉपुलेशन देखें तो इनकी 20,000 तक की पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि हमने देखा कि हमने इसको प्रपोज किया है स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर, तो इसी वजह से उसका प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जो है वो लाया गया है 2025 में। और इसी स्लॉथ बियर के प्रोजेक्ट के चलते कर्नाटका ने वहाँ पर अपनी एक पहली स्लॉथ बियर को डेडिकेट करते हुए एक सेंचुरी जो है वो डेडिकेट करी है, जिसका नाम है दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी।
ये पहली ऐसी सेंचुरी है जो कि स्लॉथ बियर को डेडिकेट करी गई है विद इन दी होल एशिया। तो इसी वजह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब स्लॉथ बियर के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है, घड़ियाल के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट आता है दैट इज़ द प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता 2 या 3 साल से बहुत ही ज़्यादा हमारा लाइमलाइट में जो है वो रहा है, क्योंकि हमने जो स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी 1950s के अंदर। उसके बाद अब जाके उसे 2022 के अंदर चीता को जो है वो री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के लैंड पे। अब इससे पहले अगर हम देखें तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन 2 जगहों से हम चीतास को जो है वो रेलोकेट करा चुके हैं। अब बोत्सवाना से भी हमने एग्रीमेंट कर लिया है कि वहाँ से भी 8 चीता को जो है वो मंगाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट चीता है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही जो है वो काम करता है। उसके अलावा हमने इसको कहाँ मंगाया था, तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे, कि इनको हमने सबसे पहले रेलोकेट क्यूनो नेशनल पार्क में कराया। उसके अलावा सेकेंड होम जो है वो हमने इनका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाया। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो देखने को मिल सकती है प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अब क्यूनो नेशनल पार्क में करेंटली अगर हम देखें तो 30 चीताज जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा इस पर्टिकुलरली चीता के रेलोकेशन प्रोग्राम को जो असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने करी है। क्यों करी है? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को भी जो है वो ऑथराइज करती है, और उसके अलावा क्योंकि प्रोजेक्ट चीता भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है, तो NTCA के द्वारा ही जो है वो उसको असिस्ट किया गया है। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट चीता को, वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों में ही NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा NTCA के द्वारा एक पर्टिकुलर चीता के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक स्टेयरिंग कमेटी जो है वो बनाई थी 2003 के अंदर। तो ये हमें याद रखना है कि किसके द्वारा जो है वो बनाई गई थी। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चीता का मेन मोटिव यही है कि जो चीता की पॉपुलेशन है उसको इंडिया के लैंड पे भी जो है उसकी ब्रीडिंग कराई जाए। और इसके अलावा ये चीता इसीलिए ही रेलोकेट कराया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया का जो ओपन फॉरेस्ट और सवाना सिस्टम है उसको हम रिस्टोर कर सकें। और वो रिस्टोर तभी होगा जब वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उस प्रेजेंट इन्वामेंट में रहने वाली वो प्रेजेंट होगी। तो इस चीता के रेलोकेशन की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की स्पीशीज़ नहीं बल्कि प्लांट फ्लोरा इन सभी को भी कंजर्व करने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। द नेक्स्ट आता है एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के बीच में क्या डिफरेंस है। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के अंदर यही डिफरेंस है कि जो एशियाटिक चीता है वो हमारे ईरान के अंदर एरिड रीजन में ही सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, और सभी जगह जहाँ भी वो पाया जाता था वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 में ही, ठीक है। देन अफ्रीकन चीता जिसको हमने रेलोकेट कराया है वो कहाँ कहाँ मिलता है, ग्रास लैंड, स्क्रब लैंड्स, ओपन फॉरेस्ट, इन सभी जगह जो है ये पाया जाता है। और अफ्रीका के अंदर ही बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, इन तीनों जगह ही हमें मिलता है। नामीबिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। चीता एज अ होल अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैमल में से एक है, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाले ये मैमल है। इसके अलावा ये ओनली लार्ज कार्निवोर है जो कि हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके अलावा कोई और लार्ज कार्निवोर नहीं है जो इंडिया से एक्सटिंक्ट हुआ हो, ठीक है। अब चीता में और अदर बिग कैट्स में क्या अंतर है कि चीता जो है वो रोर नहीं करता, यानी कि दहाड़ता नहीं है। ये भी हमारी प्रीलिम्स की ऑलरेडी स्टेटमेंट बन चुकी है कि चीताज जो है वो दहाड़ते नहीं हैं, बल्कि जो अदर कैट्स है लाइक द लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एंड जैगुआर, ये सभी लोग जो है वो रोर करते हैं, यानी कि ये दहाड़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटस अगर हम देखें तो एशियाटिक चीता क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया के अंदर, तो इसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अफ्रीकन चीता क्योंकि ये अभी भी काफ़ी पॉपुलेशन में अफ्रीका में प्रेजेंट है, तो इसका स्टेटस जो है वो हमारा वल्नरेबल है। अब क्योंकि हमने देखी थी कि सेकेंड लोकेशन जो है आफ्टर द क्यूलो नेशनल पार्क, जो चीता है वो हमारे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट जो है वो कराया गया है कि वो वहाँ पर भी जो है वो अपनी पॉपुलेशन को एक्सपैंड करेंगे। तो इसकी हम लोकेशन अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ की जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो ड्राई डेसिडियस हैं। रिवर चंबल जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ड्रेन करती है। और इसके अलावा ये गांधी सागर के डैम के बैक वाटर्स जो है
वो इस एरिया को जो है वो सराउंड करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट थे, तो ड्राई डिसीडियस वाले ही स्पीशीज़ के प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट इज़ द तेंदू, पलाश, कारदाई, सलाई, ये सब मिल रहे हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के अंदर चिंकारा, लेपर्ड, मगर, क्रोकोडाइल, ये सब में इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है इसकी कि ये वर्ल्ड के फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का पार्ट है। देन नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व से क्या रिगार्डिंग न्यूज़ आई है, इसके अंदर ये न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो इशू करी गई हैं कि टाइगर रिजर्व्स एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करेंगे, वहाँ पे टूरिज्म जो है वो कैसे किया जाएगा। अब इसके अंदर एक कैची पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द टाइगर रिजर्व एंड इको सेंसिटिव जोन्स। इन दोनों के अंदर क्या वो होता है कि इसके अंदर हमारे प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बन सकती है, क्या बन सकती है कि इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाई जाती है। दैट विल बी द रॉन्ग, एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ को वो कह देंगे कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं, और इको सेंसिटिव जोन्स जो डिक्लेयर की जाती हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो डिक्लेयर की जाती है। अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या डायरेक्शंस जो हैं वो इशू करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो ये डायरेक्शन इसीलिए इशू करी गई है ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया है टूरिज्म सेक्टर की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसी वजह से ये डायरेक्शंस जो हैं वो इशू करी गई हैं। सबसे पहली डायरेक्शन ये है कि जो कोर एरियाज़ होते हैं, तो हमारा टाइगर रिजर्व होता है ही, उसका जो मेन सेंटर पार्ट होता है वो कोर एरिया होता है, और इसके आसपास का एरिया जो होता है वो बफर एरिया होता है। तो इस कोर एरिया के अंदर मना कर दिया गया है कि यहाँ पे कोई टाइगर सफारी जो है वो नहीं करी जाएगी। इसके अलावा इस कोर एरिया के अंदर कोई भी नाइट टूरिज्म भी जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो ये बफर एरिया है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, एक्सेप्शन इज़ दी टूरिज्म, कि बफर जोन में हम टूरिज्म जो है वो कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते वो है कमर्शियल माइनिंग, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक्जॉटिक स्पीशी इंट्रोडक्शन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट लाइक द ड्रोन्स, और फायरवुड एक्सट्रैक्शन। ये सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो बफर एरियाज से भी जो है वो बैन कर दिया गया है, और इनका कोर एरिया में तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। कोर एरिया में हमने टूरिज्म और सफारी भी जो है उसको भी बैन कर दिया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सभी रिजर्व्स के अंदर, जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसके अंदर कुछ इको सेंसिटिव जोन्स को नोटिफाई करना चाहिए, किसके द्वारा, इन्वायरमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली स्टेट्स को जो है वो उनको रिकॉग्नाइज करना होगा अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा स्टेट के द्वारा कुछ टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स भी जो है वो बनाने होंगे ताकि अपनी वो रिस्पेक्टिव टेरिटरी के अंदर टाइगर को कंजर्व कर सके, और कोर एंड बफर एरियाज़ जो भी टाइगर रिजर्व के अंदर होंगे उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनको एरिया को जो है वो बाइफरकेट करना होगा। इसके अलावा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी रैपिड रिलीफ प्रोवाइड करना है तो वो हमारा डिज़ास्टर स्टेटस के अंदर डाल दिया गया है ताकि उसको रैपिड रिलीफ जो है वो मिल जाए। अगर कोई भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ह्यूमन डेथ होती है तो उसके लिए 10 लाख रुपीज़ जो है वो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं वो लाई जाएंगी, और किसके द्वारा लाई जाएंगी, NTCA के द्वारा लाई जाएगी, दैट इज़ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 6 महीने के अंदर अंदर उनको लानी है और स्टेट्स के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइगर रिजर्व। हमें बस यही याद रखना है कि टाइगर सफारी अलाउड नहीं होगी कोर एरिया में, टूरिज्म नहीं अलाउड होगा कोर एरिया के अंदर, कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया है बफर एरिया के अंदर, इको सेंसिटिव जोन हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली नोटिफाई करनी होगी, टाइगर कंजर्वेशन प्लान लाना होगा स्टेट के द्वारा, और इसके अलावा 10 लाख रुपीज़ की ह्यूमन डेथ के अंदर कॉम्पनसेशन देनी होगी, और कुछ ड्राफ्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की मिटिगेशन गाइडलाइंस जो हैं वो स्टेट्स के द्वारा लानी होगी। अब टाइगर रिजर्व्स अगर हम देखें तो टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिकली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एरियाज़ को जो है वो डेलिनेट किया जाता है, और ये टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है वो हमने लाने शुरू किए थे। ठीक है, इसके अंदर 2 एरिया होते हैं, कोर एरिया होता है और एक हमारा बफर एरिया होता है। कोर एरिया बहुत ही अंदर डीप वाला एरिया होता है, बफर एरिया उसका साइड वाला होता है जहाँ पे थोड़ी टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलेटेड वे में
वहाँ पे अलाउड होती है। अभी टाइगर रिज़र्व जो है वो किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? एनटीसीए के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ये एनटीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। यहाँ पे भी एक कैच पॉइंट हो सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट डाल दे, तो वो गलत होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है। और जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा ये प्रपोज़ किया जाता है कि इस साइट को हम टाइगर रिज़र्व जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटल टाइगर रिज़र्व्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 58 हैं। मोस्ट रिसेंटली हमने मध्य प्रदेश के अंदर 2 टाइगर रिज़र्व जो है वो डिक्लेयर किए हैं, दैट इज़ द माधव टाइगर रिज़र्व एंड रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो भी प्रपोज किए जाते हैं वो स्टेट करते हैं, उनको एग्जैक्टली डिक्लेयर कौन करता है? एनटीसीए कर देता है कि हाँ हम इसको टाइगर रिज़र्व जो है वो दे सकते हैं। जब ये डिक्लेयर एनटीसीए के द्वारा कर दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको गैजेट के अंदर नोटिफाई कर देता है कि ये हमारा टाइगर रिज़र्व जो है वो बन चुका है। और अगर कोई भी बाउंड्रीज़ के अंदर ऑल्ट्रेशन करनी होगी तो वो एनटीसीए की रिकमेंडेशन पे होगी। एनटीसीए की रिकमेंडेशन के बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल जो है वो लगेगा उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करने के लिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। इसके अंदर क्या न्यूज़ आई है? इसके अंदर न्यूज़ आई है कि इंडिया के द्वारा एक हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है कि आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो सिचुएटेड रहेगा, इसका हेडक्वार्टर भी और सेक्रेटरीट भी। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली के अंदर होगा। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये इंडिया के द्वारा ही जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 2023 में। किस इवेंट को कोमोमरेट करने के लिए? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स होने के बाद ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसके अंदर हमने 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, जिसके अंदर 7 बिग कैट में हमारी एक टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है। इसके अलावा जागुआर है एंड प्यूमा है। जागुआर एंड प्यूमा दोनों ही हमारे इंडिया के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कैची पॉइंट्स जो है वो बन जाते हैं कि जागुआर एंड प्यूमा आर फाउंड इन इंडिया, दैट विल बी द रॉन्ग बिकॉज दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सिर्फ और सिर्फ बिग कैट रेंज कंट्रीज़ नहीं नॉन रेंज कंट्रीज़ के द्वारा भी जो है वो ज्वाइन किया गया है। और फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर हमारा इंडिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन क्योंकि ये इंडिया के द्वारा ही प्रपोज किया गया है तो अगले 5 सालों का जो बजट है वो इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है और वो प्रोवाइड किया गया है ₹150 करोड़ का। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट चेंज करके दे सकते हैं, 1500 करोड़ जो है वो उसके अंदर स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो दैट विल बी रॉन्ग। द नेक्स्ट क्या आता है कि इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की एक असेंबली हुई है जिसके द्वारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएंगे। हर 2 साल में ये जो असेंबली है वो मीटिंग करेगी ताकि वो डिसीजंस जो हैं वो ले सके। और इस पर्टिकुलर असेंबली की पहली असेंबली जो है वो न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट करी गई 2025 के अंदर। और इस पर्टिकुलर असेंबली को चेयर किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर के द्वारा। देन नेक्स्ट आती है हमारी दैट इज द स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन द टाइगर लैंडस्केप ऑफ द इंडिया रिपोर्ट। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है दैट इज स्मॉल कैट्स का स्टेटस जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडिया के अंदर वो कितने एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रीलिम्स के अंदर कि किसके द्वारा ये स्टेटस जो है, ये रिपोर्ट जो है वो निकाला गया है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ये जो स्मॉल कैट्स होते हैं ये हमारे हाइपर कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि ये लोग फ्लैश वगैरह जो है वो खाते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 10 स्मॉल कैट स्पीशीज़ जो हैं वो हमें मिली है। इनका हम नाम बस एक बारी पढ़ सकते हैं। पल्लास कैट, यूरेशियन लिंक्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लिपर्ड कैट, रस्की स्पॉटेड कैट, मार्बल कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट एंड कैरेकल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई गई है, तो दैट इज़ दी जंगल कैट एंड दूसरी है हमारी रस्की स्पॉटेड कैट। अब बिग कैट और जो स्मॉल कैट है उसके अंदर क्या डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो है कि बिग कैट जो है लाइक द टाइगर एंड द लॉयन, उनकी एक फ्लेक्सिबल हॉर्न बॉन जो है वो उनके अंदर होती है जिसके द्वारा वो रोर करने में यानी कि धारने में कामयाब जो है वो रहते हैं। वहीं स्मॉल कैट जो है उनके अंदर ही बोन जो है वो काफ़ी रिजिड होती है और उस रिजिड बोन की वजह से ये अपनी जो ये आवाज़ निकालती है मियाऊं की या पर की, वो इसी रिजिड
बोन की वजह से जो है वो निकलती है। देन कुछ मेजर स्मॉल कैट्स के बारे में इन्होंने बताया, दैट इज़ दी एशियन गोल्डन कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट। तो क्योंकि ये एशियाटिक बोल रहा है तो एशिया वाले रीजन में जो है ये हमें मिलेगा। तो ये इंडो मलियन रीजन के अंदर है, तो ये हमारा मलेशिया हो गया और इंडिया का इधर वाला एरिया हो गया। तो दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट इन वेस्ट बंगाल, इस वाले एरिया के अंदर जो है ये पाई जाती है। इसके अलावा ये टेरिटोरियल है, यानी कि ये लैंड पे रहती है, और सॉलिटरी है, यानी कि अकेला घूमना जो है वो पसंद करती है। देन नेक्स्ट आता है कैरकल। कैरकल जो है वो एरिड और सेमी एरिड एरिया के अंदर मिलती है, यानी कि राजस्थान, गुजरात और एमपी के अंदर। इसके अलावा इसको सिया घोष भी जो है वो कहा जाता है। इसके जो ईयर्स है थोड़े ब्लैक टफ्ड ईयर्स है, टफ्ड यानी कि थोड़े स्टैंडिंग ईयर्स है। इसके अलावा ये भी अकेला रहना पसंद करती है, लैंड पे रहती है, नॉक्टर्नल है, यानी कि रात में एक्टिव रहती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कैरकल है ये स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी कवर करी गई है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ के आए थे कि 22 स्पीशीज़ जो है उनको इस पर्टिकुलर रिकवरी प्रोग्राम के अंदर डाला गया, ताकि इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो इनके लिए लिए जा सके। द नेक्स्ट आता है फिशिंग कैट। तो इसके नाम से पता लग रहा है कि किसी वेटलैंड एरिया के अंदर या फिर पानी वाले रीजन में होगी। तो ये वेटलैंड इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है, सुंदरबन एरिया के मैंग्रोव्स में, हिमालयन के फुटहिल्स में और नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। इसके अदर फीचर्स हैं कि ये नॉक्टर्नल है, यानी कि ये रात में एक्टिव रहती है। इसके वेब्ड फीट हैं ताकि ये थोड़ा शैलो वाटर के अंदर जो है वो तैर सके। देन नेक्स्ट आता है यूरेशियन लिंक्स। तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर पाई जाएगी ये। तो ये ऊपर वाले एरिया के अंदर, हमारे नॉर्थ वाले एरिया के अंदर पाई जाएगी, और नॉर्थ से ऊपर वाले एरिया के अंदर, तो यानी कि लद्दाख और सेंट्रल एशिया के ओपन रोकी एरिया के अंदर जो है ये पाई जाती है। इसके फीचर्स वही हैं, सॉलिटरी है, टेरिटोरियल है, नॉक्टर्नल है। द नेक्स्ट आता है दैट इज़ द स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन द इंडिया। तो इसके अंदर क्या न्यूज़ नहीं आई है, इसके अंदर न्यूज़ ये नहीं है कि सबसे पहली बारी इस बारी ऐसा किया गया है कि जो एलिफेंट्स का काउंट किया गया है वो डीएनए बेस काउंट जो है वो किया है। तो ये इंडिया का पहला एलिफेंट्स का डीएनए बेस काउंट जो है वो किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो किया गया है। इसके अंदर क्या रिपोर्ट के अंदर जो है वो पाया गया है कि जो एशिया के एलिफेंट्स हैं उसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है, और मोर देन 22,000 जो एलिफेंट्स है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। एरिया वाइज अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा है, एंड देन सेकेंड नंबर पे नॉर्थ ईस्ट हिल्स है। वहीं अगर हम स्टेट्स में देखें कि ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, देन असम है, देन तमिलनाडु है, देन केरला है। तो ये दो हमें याद रखना है कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे असम है। देन नेक्स्ट आता है कि हमारे एशियन एलिफेंट्स का क्या फ़ीचर्स हैं। ये भी हमारे पहले प्रीलिम्स में आ चुका है कि एशियन कॉन्टिनेंट में ये लार्जेस्ट लैंड मैमल है। 3 टाइप के एशियन एलिफेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, एक इंडियन है, एक सुमात्रन है, एक श्रीलंकन है। ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड जो है ये शेयर करते हैं। इनका जो हेड रहती है वो मैट्रियार्क, यानी कि जो मदर एलिफेंट है वो लीड करती है ग्रुप को। इनकी एज 60 to 70 ईयर्स रहती है। गेस्टेशन पीरियड जो है वो 22 मंथ्स का रहता है। हैबिटेट अगर हम देखें तो ये ग्रासलैंड एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वेट फॉरेस्ट के अंदर। इनका एज अ इन्वायरमेंट में क्या रोल है, इनके द्वारा जब ये चलते हैं तो एक डेंस फॉरेस्ट में पाथवे जो है वो बन जाता है अदर एनिमल्स के लिए। इसके अलावा माइक्रो इकोसिस्टम भी क्रिएट करते हैं, और जब ये कुछ भी खाते हैं तो उसके सीड भी जो है वो फॉरेस्ट के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 के अंदर लाया गया था, और इसी के चलते 33 एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं वो 14 एलिफेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। देन नेक्स्ट आता है एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस। तो एशियन एलिफेंट हमने देखा था कि ये हमारे ग्रास लैंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और वेट फॉरेस्ट के अंदर। इसके अलावा अफ्रीकन एलिफेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सवाना और एक फॉरेस्ट। सवाना जो है वो हमारे एंडेंजर्ड स्टेटस है, और फॉरेस्ट वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है साइज़ की बात। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लॉयन थे हमारे, लॉयन भी दो टाइप के थे। तो उसके अंदर जो एशियन लॉयन थे वो छोटे थे, और जो अदर लॉयन थे वो बड़े थे, डेंसर थे। ऐसे ही हमारे एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट अगर हम देखें तो एशियन एलिफेंट हमारे छोटे हैं और अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो हमारे बड़े हैं। ठीक है। हेड शेप के अंदर डिफरेंस अगर हम देखें तो जो एशियन एलिफेंट हैं उनकी ट्विन डॉम होती है, यानी कि दो डॉम्स जो हैं वो होती हैं। लेकिन वहीं अफ्रीकन देखें तो वो राउंड होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं। ठीक है।
ईयर्स अगर हम देखें तो क्योंकि ये एलिफेंट ही स्मॉल है तो ईयर भी स्मॉल होंगे। अफ्रीकन में ये लार्ज होते हैं। सवाना में अगर हम देखें तो जो ग्रासलैंड वाला है वहाँ पे फैन शेप टाइप होता है, और फॉरेस्ट वाले में अगर हम देखें तो वो ओवल शेप होता है। देन नेक्स्ट आती है टस्क, जो उनके दांत होते हैं। तो मेल्स के अंदर विजिबल टस्क जो है वो रहती है एशियन के अंदर, लेकिन फीमेल्स के अंदर वो इतनी विजिबल नहीं होती क्योंकि वो स्मॉलर होती है। देन अफ्रीकन एलिफेंट में दोनों ही मेल एंड फीमेल की लार्ज टस्क होती है। सवाना के अंदर कर्व होती है लेकिन फॉरेस्ट वाले में स्ट्रेट होती है। देन नेक्स्ट आती है बैक की बात, यानी कि जो बैक होती है एलिफेंट की, वो एशियन में जो है वो कर्व रहती है, लेकिन अफ्रीकन के अंदर ये हमारी थोड़ी कॉनकेव रहती है, ऐसे डिप जो है वो रहती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो क्रोकोडाइल कंजर्व करते करते हमें 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया इंडिया के अंदर जून 17 को। ठीक है, अब इस 50 ईयर्स के क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 1975 के अंदर ही HR बस्कर की रिकमेंडेशन पे ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करें और इनकी पॉपुलेशन को रीबिल्ड करें। किसके थ्रू? कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे ब्रीडिंग करा के उनकी पॉपुलेशन को एक्सपैंड किया जाएगा। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सक्सेस अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो ओडिशा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर जो है वो तीनों ही टाइप के क्रोकोडाइल्स के लिए जो है वो वहाँ पे बनाया गया है। तो 3 सेंटर्स जो है वो ओडिशा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक तिकार पादा है सतकोसिया के अंदर घड़ियाल्स के लिए, एक दंगामल है भीतरकनिका के अंदर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, एक राम तीर्थ है सिम्पलीपाल के अंदर मगर क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 2500 है। मगर क्रोकोडाइल अगर हम देखें तो वो 10,000 तक की है। मगर कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो ये 2025 के अंदर जो है वो लाया गया है। जैसे कि हमने देखा था कि स्लॉथ बियर का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटेड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम 22 स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम के अंदर स्लॉथ बियर के साथ साथ घड़ियाल, इन दोनों को ही स्पीशी को जो है वो इसके अंदर रिकमेंड करने के लिए कह रहे हैं। तो इसी वजह से इनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो लाए गए हैं। तो घड़ियाल को हमें कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस, गंगा, महानदी, इन सभी जगह जो है ये हमारा पाया जाता है। इसके अलावा मद्रास के अंदर एक क्रोकोडाइल बैंक भी बनाया गया है जहाँ पे उनको ब्रीड जो है वो किया जाता है। अब घड़ियाल की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इंडिया में वर्ल्ड के 80% घड़ियाल्स जो है वो इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? MP के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, UP के अंदर एंड बिहार के अंदर। MP में चंबल सेंचुरी, सोन सेंचुरी, उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट रिजर्व में, UP में कतरनिया घाट में और बिहार में गंडक में। इन सभी जगह जो है वो घड़ियाल पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। क्रोकोडाइल्स अगर हम देखें एज अ होल उनके क्या फीचर्स हैं, तो एक तो ये नॉक्टर्नल है, यानी कि रात में एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं हर एक टेम्परेचर के अंदर। इसके अलावा टोटल स्पीशीज़ जो है वो 13 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है और रेप्टाइल क्लास में भी लार्जेस्ट लिविंग वर्टेब्रेट जो है वो माना जाता है। इसकी जो बाइक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो होती है। देन मगर्स अगर हम देखें तो मगर जो है वो अपनी हेड के ऊपर जो है वो एक स्टिक को जो है वो बैलेंस करता है ताकि वो बर्ड्स को ल्योर कर सके कि वो वहाँ पे अपना नेस्ट जो है वो बना ले, और फिर ये मगर जो है वो उन्हीं को ही खा ले। तो ये इनका तरीका है उनको ल्योर करने के लिए। और इसके अलावा ये जो मगर हैं ये लैंड पे जाके गड्ढा भी जो है वो बरो करते हैं ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को जो है वो बैलेंस कर सके। देन घड़ियाल्स आते हैं। घड़ियाल उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके आगे जो है ये एक स्नाउट सा बना होता है, जिसकी वजह से ये एक घड़ा टाइप जो है वो बन जाता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से उनको घड़ियाल जो है वो बोला जाता है। और इसके थ्रू वो कुछ नॉइसेस बनाते हैं, नॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू वो फीमेल्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये घड़ियाल जो हैं वो फ़िश कैच करने में भी काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं। ये जो इनका स्नाउट है वो काफ़ी थिननेस का होता है, और इनका सभी का अगर हम हैबिटेट देखें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर में मिलेगा, लाइक ब्रैकिश वाटर, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज। इस
की वजह से ये हमारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो है वो पाया जाता है, लाइक दी ओडिशा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो ये इन तीनों जगह जो है वो पाए जाते हैं। मगर अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। घड़ियाल घड़ियाल भी हमारे फ्रेश वाटर रिवर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। नेपाल और इंडिया दोनों जगह जो है ये हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन अगर हम देखें तो इनका स्टेटस भी जो है इनका एस्टिमेट भी जो है वो पहला इंडिया के द्वारा किया गया है। किन दो लोगों के द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का स्टेटस 6324 है और इंडस रिवर डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ 3 है। ये कहाँ पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, दूसरे नंबर पे बिहार है एंड तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है क्योंकि इसके थ्रू अगर इसकी पॉपुलेशन कहीं प्रेजेंट है तो वहाँ के हैबिटेट को जो है वो माना जाता है कि वो फ्लरिश जो है वो कर रहा है। अब गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो वही है कि ये जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड होती है और ब्लाइंड होने की वजह से अगर इसको अपना जो भी नेविगेशन जो है वो देखना है या हंट करना है तो इको लोकेशन के द्वारा जो है ये करती है। इसकी भी एक लॉन्ग थिन स्नाउट होती है, बेली जो है वो राउंडेड है, फ्लिपर्स जो है वो लार्ज है काफ़ी, जिसकी मदद से ये जो है वो तैरते हैं और शैलो वाटर में भी जो है ये तैर सकते हैं। इसके अलावा ये एपेक्स प्रेडेटर है हमारे वाटर का। शैलो वाटर के अंदर भी जो है ये स्विम कर सकते हैं और क्योंकि ये प्रेडेट कर सकते हैं तो इसी वजह से इसको टाइगर ऑफ केंजिस भी जो है वो बोला जाता है। और इनको सुसु भी जो है वो बोला जाता है क्योंकि ये एक साउंड जो है वो निकालती है ऐसी, इसी वजह से उनका ये नाम पड़ा है। गैंजेटिक डॉल्फिन जो है वो हमारे इंडिया के नेशनल एक्वेटिक एनिमल की भी पार्ट है। इसके अलावा अगर हम इंडस रिवर डॉल्फिन देखें तो ये हमें इंडस रिवर के अंदर ही जो है वो पाई जाती है और पंजाब के ही स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। जैसे उनको सुसु बोला जा रहा था तो इनको बोलन बोला जाता है। ये ब्राउन और ग्रे कलर के अंदर कलर की होती है क्योंकि ये मडी रिवर के अंदर भी जो है वो रहती है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हमने देखा था कि गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इन सभी जगह जो है ये पाई जाती है। और रिवर के डीपर सेक्शन में भी, शैलो सेक्शन में भी सभी जगह पाई जा सकती है। और वहीं इंडस रिवर अगर हम देखें, इंडस रिवर डॉल्फिन अगर हम देखें तो वो इंडस और ब्यास इन दोनों रिवर के अंदर पाई जाती है। अब डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया 2020 में। बिहार के द्वारा एक विक्रमशिला गैंजेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो खोली गई। चंबल रिवर के अंदर कंजर्वेशन जोन बनाई गई इनके लिए। इसके अलावा एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो खोला गया डॉल्फिन को रिजर्व करने के लिए पटना और बिहार के अंदर। और एक कंजर्वेशन एश्योर का स्टेटस भी जो है वो इनको प्रोवाइड किया गया ताकि इनकी कंजर्वेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। देन नेक्स्ट आता है हमारा वल्चर्स। वल्चर्स अगर हम देखें तो इनका भी पैन इंडिया लेवल पे इनका स्टेटस जो है वो असेस किया गया है, मॉनिटर किया गया है क्रॉस दी 17 स्टेट्स। किसके द्वारा किया गया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। कौन कौन सी स्पीशीज़ को चेक किया गया है? तो 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो है वो स्टेटस चेक किया गया है। उनका नाम है रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर, वाइट ट्रम्प्ड वल्चर एंड स्लेंडर बिल वल्चर। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेड हेडेड वल्चर जो है वो एमपी के फॉरेस्ट में पाया जाता है। इंडियन वल्चर जो है वो एमपी और राजस्थान के माउंटेन क्लिफ्स के अंदर पाया जाता है। वाइट ट्रम्प्ड वल्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में पाया जाता है। और स्लेंडर बिल जो है वो हमारा असम के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वल्चर के बारे में पता है कि वो एनिमल कैरकेसेस के ऊपर स्कैवेंज करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाइक्लोफिलिक जो है वो इंजेस्ट कर लिया है जिसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो हो रही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। और इसके अलावा कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स अगर हम देखें तो इनको स्केड्यूल 1 के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, एक्शन प्लान लाया गया है इनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रीडिंग सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं ताकि इनको ब्रीड करा के इनकी पॉपुलेशन जो है वो और इम्प्रूव किए जा सके। तो असम के अंदर एक कंजर्वेशन पोर्टल जो है वो बनाया गया है वल्चर के लिए। इसके अलावा झारखंड के अंदर एक वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया है ताकि उनको वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा सके। असम के अंदर एक ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया है और हरियाणा के अंदर भी एक ब्रीडिंग सेंटर जो है वो खोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही स्पीशीज़ इंडिया के अंदर पाई जाती है, और भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। देन नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट पेपर पॉलिसी ऑन दी कैमल्स। तो ये पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा लाई गई है? अभी तक हम सब देख रहे थे कि वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, लेकिन ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है कैमल के ऊपर, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, इन दोनों के द्वारा लाया गया है
तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि ये ग्राफ पेपर पॉलिसी ऑन कैमल्स जो है वो किसके द्वारा लाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। तो दैट विल बी द रॉन्ग, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के द्वारा जो है वो लाई गई है और इसके द्वारा ये प्रपोज़ किया गया है कि हमें कैमल को जो है वो कंजर्व करना है, उनको सस्टेनेबल जो है वो बनाना है। ऐसा क्यों लाया गया है? क्योंकि इंडिया की जो कैमल पॉपुलेशन है वो 1970 से 75% रिड्यूस हो चुकी है। अब हम कैमल के बारे में अगर हम देखें तो ये डेजर्ट की शिप जो है वो माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सारा काम किया जाता है। 90% पॉपुलेशन जो है वो इनकी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। काफ़ी सारी पेस्क्योरलिस्ट कम्युनिटीज़ लाइक रायका, राबड़ी, फ़कीरानी, मंगनियार, ये सब जो है वो इनको कंजर्व करते हैं। ये वाटर के बिना काफ़ी सारे दिन जो है वो रह सकते हैं। अब इनका जो ये हम्प होता है, यहाँ पे ये पानी कंजर्व नहीं करते हैं, यहाँ पे ये फैट जो है वो कंजर्व करते हैं। और ये जो वाटर है वो कहाँ कंजर्व करते हैं? ब्लड सेल्स के अंदर कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैच पॉइंट हो जाएगा। हम समझेंगे कि ये जो हम्प है यहाँ पे ये वाटर कंजर्व किया जाता होगा, तो दैट विल बी द रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये फैट जो है वो कंजर्व कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रीड्स के जो कैमल्स है वो पाए जाते हैं, लाइक बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवारी, कच्छी, खराई। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लाइक बीकानेरी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला है, तो वो ड्रॉट वर्क कर सकता है। जैसलमेरी जो है वो उनके अंदर स्टैमिना काफ़ी है, तो वो सफारी के लिए यूज़ होता है। मेवारी का मिल्क अच्छा होता है। कच्छी का ड्रॉट ब्रीड है, यानी कि वो प्लफिंग वगैरह में काम किया जाता है। खरई जो है वो 3 किलोमीटर सी वाटर के अंदर स्विम कर सकता है, मैंग्रोव इकोसिस्टम में रह सकता है। इसके अलावा इनका जो मिल्क है वो थेरेपेटिक बेनिफिट्स के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। और राबड़ी और फ़कीरानी जाट जो है वो इनको कंजर्व करके रखते हैं। इसके अलावा एक डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल भी जो है वो होता है, जो कि यूरेशिया एरिया के अंदर पाया जाता है। और क्योंकि यूरेशिया के अंदर है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पाया जाता है, लद्दाख के अंदर, ठीक है। ये 2 हम्प्स जो हैं वो वही फैट को रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये थोड़ा ठंडे एरिया के अंदर है तो थिक कोट होता है इनका। इसके अलावा फीट्स भी जो है वो ब्रॉड होते हैं और ये अपनी वाटर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए स्नो भी जो है वो खाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि वाइल्ड याक। तो वाइल्ड याक के बारे में न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही है कि इंडियन याक का फर्स्ट एवर क्रोमोसोम लेवल जीनोम को जो है वो टेस्ट करा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, और उसका जीनोम के द्वारा वो अपने जो भी उनके पीछे का डीएनए रहेगा उसको जो है वो असेस करेंगे। अब वाइल्ड याक के बारे में अगर देखें तो ये हमारे ठंडे एरिया के अंदर ही पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट में, एल्पाइन टुंड्रा, ग्रासलैंड, तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर जो है ये पाया जाता है। अब चाइना, इंडिया और भूटान, इन तीनों जगह ये पाया जाता है, लेकिन भूटान से ये अब एक्सटिंक्ट जो है वो हो चुका है। ग्रासेस जो है ये खाते हैं, यानी कि ये हार्बीवोर्स हैं, ठीक है। और इनके काफ़ी बड़े बड़े लंग्स और हार्ट जो है वो होते हैं कैटल से भी बड़े। इनको हिमालयाज़ की शिप बोला जाता है, जैसे कि हमने कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट जो है वो बोला था। इसके अलावा ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मोर देन 100 एक साथ रहते हैं, जबकि स्मॉल ग्रुप में भी जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऊपर देख लिया, ये शिप ऑफ द हिमालय है। हिमालय, तिब्बत, पामेर, इन सभी एरिया के अंदर जो है ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्या आता है? दैट इज़ तमिलनाडु का इंडेंजर्ड स्पीशी कंजर्वेशन। तमिलनाडु के द्वारा 4 स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो फंड दिया गया है। और वो कौन कौन सी स्पीशीज़ है? लॉयन किल्ड है, मकर और हेजहॉग है, हाइना है, और हम एक महासीर फिश है, ठीक है। मकोई अगर हम देखें तो ये हमारा केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले एरिया के अंदर पाया जाता है। और थ्रेड जो है वो हम ही लोग हैं उसके लिए। और ये रेन फॉरेस्ट पैचेस के अंदर जो है वो सर्वाइव कर लेता है। हेजहॉग अगर हम देखें तो इनको थॉर्नी रैट भी जो है वो बोला जाता है। ये रात में एक्टिव रहते हैं और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर जो है ये हमें मिलेंगे। देन हाइना एक बर्ड है, वो नेचुरल स्कैवेंजर है, यानी कि जो कार्केसेस है उसके ऊपर ये फेंक करते हैं और इसकी मदद से वो डिसीज़ेस को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर ये तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो पाई जाती है, और वहाँ पर उसका डेक्लाइन जो है वो हो रहा है, इसी वजह से इनको कंजर्वेशन किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आती है महासीर फ़िश। महासीर फ़िश जो है वो कावेरी रिवर के अंदर पाया जाता है और उसको टाइगर ऑफ कावेरी का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। तो आज का ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।